हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म डिजिटल चैनल। हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक की रिवीजन यहाँ पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्विक रिवीजन ऑफ स्फेरिकल मिरर, फिर हम उसके कुछ प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे सॉल्व करके। तो स्फेरिकल मिरर्स दो कैटेगरी में हम लोग सॉल्व करते हैं। वी हैव टू स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। दोनों ही मिरर्स बेसिकली एक स्फेरिकल शेप से ही बनते हैं, बट इनका जो डिफरेंशिएशन है वो है इनके रिफ्लेक्टिंग पार्ट के ऊपर। तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कई लोग इसको कॉनकेव याद रख लेते हैं और इसको कॉन्वेक्स याद रख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम बुक्स में सवालों में जनरली ऐसे बनाया होता है, जो कि एक प्रॉब्लम बन जाता है। जबकि ये दोनों ही कॉनकेव मिरर्स है और यहाँ पर ये दोनों ही कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव और कॉनकेव कॉन्वेक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर स्फेरिकल मिरर के इनर सरफेस, ये जो इनर सरफेस है, चाहे वो इस साइड बना हो या इस साइड बना हो, अगर इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो वो कॉनकेव मिरर होता है। तो रीड केयरफुली या ऑब्जर्व केयरफुली कि रिफ्लेक्टिंग साइड किस साइड दिया है। और अगर आपका रिफ्लेक्टिंग साइड एक मिनट को ओके, अगर आपका रिफ्लेक्टिंग साइड आउटवर्ड सरफेस है, ठीक है, चाहे कोई भी ओरिएंटेशन में आपका मिरर दे रखा हो, जैसे ये दोनों ओरिएंटेशन, इस केस में आपका क्या आता है? कॉन्वेक्स मिरर। अगर आउटर सरफेस है तो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड समझ लेते हैं। तो जनरली बोथ स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ अ लार्जर स्फीयर। ठीक है, बोथ स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ अ लार्जर स्फीयर, जहां से इनको कट करके बनाया जाता है। तो उस स्फीयर का जो सेंटर होता है जिससे इनको कट करके बनाया है, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और जो रेडियस होता है उस स्फीयर का, नॉट मिरर का रेडियस नहीं, स्फीयर का रेडियस जिससे कट करके बनाया गया है, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम पोल्स बोलते हैं। तो मिरर का सेंटर यहाँ पर एक पोल है, और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कुछ रिलेटेड पॉइंट्स है जो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, एक अपर्चर आता है। अपर्चर आपको बताता है कि आपका मिरर कितना बड़ा साइज का है। तो ये जो एरिया है ये अपर्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एरिया है, जो सर्कुलर एरिया होगा मिरर का, इसको अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, और अपर्चर आपको बेसिकली इंटेंसिटी रिलेटेड सवालों के लिए पता होना चाहिए। तो जितना बड़ा अपर्चर होता है मिरर का या लेंस का, उतना ज्यादा इंटेंसिटी होती है आपकी इमेज की। तो अगर आप अपर्चर कम करते हो तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगा, बट आपके पोजीशन और नेचर में फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट पॉइंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। तो फोकस से पहले हमें याद रखना पड़ेगा देयर इज समथिंग कॉल्ड पैरेक्सियल रेज, क्योंकि हमारा आगे का जितना भी डिस्कशन है वो इन्हीं रेज के लिए होगा। तो पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम सारी रेज को पैरेक्सियल ट्रीट करते हैं। और पैरेक्सियल रेज उन्हें बोलते हैं जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? स्मॉल, लेस देन 1 डिग्री, मतलब वेरी स्मॉल एंगल्स, लेस देन 1 डिग्री है। इस तरह का एग्जाम्पल ले सकते हो। और जरूरी नहीं कि पैरेक्सियल रेज ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। कोई भी रे अगर मिरर पे आके फॉल होता है और एक स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है विद नॉर्मल लाइन, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पैरेक्सियल रेज। और हमारा जो फोकस का डेफिनेशन है, अब हम फोकस को डिफाइन कर सकते हैं कि जितनी भी पैरेक्सियल रेज हैं, जब वो किसी मिरर पे फॉल होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे मिलती है। सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए ट्रू है। ठीक है, दूसरी जो रेज जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल नहीं होता उनको मार्जिनल रेज बोलते हैं। तो मार्जिनल रेज एक पॉइंट पे मीट नहीं करते, ओनली पैरेक्सियल रेज मीट एट अ वन पॉइंट। तो सारे पैरेक्सियल रेज जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट, और उस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं? फोकस। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिससे हमारे इमेज की फॉर्मेशन, इमेज की नॉलेज सारी इसी से रिलेट होती है। और इसकी जो डिस्टेंस होती है पोल से, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर में ये जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर आता है, क्योंकि इसमें रेज एक्चुअली मीट नहीं करती, अपीयर्स टू मीट होती है इस पॉइंट पर, और ये हमारा फोकस हो जाता है। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाता है? फोकल लेंथ हो जाता है। तो कॉनकेव में फोकस फ्रंट में होता है मिरर के, कॉन्वेक्स में फोकस बिहाइंड द मिरर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
चलो नेक्स्ट, अब हमें सारे टर्म्स रिवाइज कर लिए, तो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इमेज की पोजीशन निकालना, इमेज का नेचर निकालना। यही दो मेजर थ्योरी के पार्ट्स हैं जिसके ऊपर हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इमेज की लोकेशन निकालने के लिए हमें v की वैल्यू चाहिए होता है, और इमेज का नेचर निकालने के लिए हमें m की वैल्यू चाहिए होता है, विच इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो दोनों देख लेते हैं, दोनों कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट से ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका फोकस है, और ये आपकी इमेज। तो ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस है वो u से मेजर की जाती है ना। ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस u से मेजर की जाती है, इमेज की डिस्टेंस पोल की v से मेजर की जाती है, और फोकस से, जैसे हमने बताया, पोल की डिस्टेंस f से मेजर की जाती है फोकल लेंथ से। ठीक है, इन तीनों में एक फॉर्मूला बन के आता है जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u। जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे याद रखता है इसको, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू कितना होगा? 1/f। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो फॉर्मूला है वो साइन सेंसिटिव है, मतलब u, v और f को आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसमें पुट करना होता है वैल्यूज को। ठीक है, सेकंड, ये बताने के लिए कि उसका साइज, जो इमेज की साइज है वो स्मॉलर है, लार्जर है, ये सब बताने के लिए हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। और मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइंड होता है? ये हाइट ऑफ इमेज देख रहे हो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो रेशियो है ये मैग्निफिकेशन कहलाता है। और जब इसको हम सॉल्व करके निकालते हैं तो ये -v/u के बराबर आता है, -v/u के बराबर आता है। बट हमारे क्वेश्चंस में ये v/u का फॉर्मूला बहुत ही कम यूज होता है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है, जो हम सॉल्व करके निकालते हैं, जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, विच इज f/f-u, अगर आपको u के टर्म्स में चाहिए। कई रेयर केसेस में ये f-v अपॉन f के टर्म में भी लिखा जा सकता है, बट कुछ क्वेश्चंस में ये v के टर्म्स में भी यूज में आता है, u के टर्म्स में। तो आपको नॉट ओनली -v/u याद रखना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए मैग्निफिकेशन f/f-u भी हो सकता है, f-v/f भी हो सकता है। ये बहुत कम आता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जो -v/u वाला फॉर्मूला। तो ये तीनों ही पूरा स्ट्रक्चर आप याद रखो। अब मैग्निफिकेशन, अब अगर आपको लोकेशन निकालनी इमेज की तो आप v की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो v, तो साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u है उसका साइन कन्वेंशन क्या क्या है, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो। अगर रियल ऑब्जेक्ट है, जो कि मोस्ट ऑफ द केस होता है, हमारे 99% ऑफ द आपके क्वेश्चन जो है वो रियल ऑब्जेक्ट पे ही होंगे, तो इसके लिए आपका u की वैल्यू पॉजिटिव। और अगर आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, जो कि कुछ रेयर क्वेश्चन में आता है, तो u की वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव, आप रट सकते हो। ठीक है, रियल और ऑब्जेक्ट। रही बात फोकल लेंथ का साइन, तो अगर कॉनकेव है तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि उसका बिहाइंड द मिरर फोकस होता है, तो उसका क्या आता है? प्लस। यू कैन रिमेंबर दिस एज अ साइन कन्वेंशन। रही बात v की, अब v का तो आंसर सॉल्व करके आता है, तो अगर v का आंसर प्लस आता है तो उसका क्या मतलब है? अगर v का वैल्यू प्लस आता है मतलब इमेज बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, इमेज बिहाइंड द मिरर है और क्या है? वर्चुअल है। और अगर v की वैल्यू माइनस आती है, इसका मतलब जो इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर है एंड रियल है। तो आपके v के साइन से आपको पता चल जाता है कि रियल है कि वर्चुअल। रही बात मैग्निफिकेशन के साइन के, तो अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो लार्जर है साइज, लार्ज बनी है। अगर लेस देन 1 है तो स्मॉल बन रही है इमेज। और अगर ग्रेट इक्वल टू 1 है तो सेम साइज बन रही है। ठीक है, और सेम गोज फॉर अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है। ठीक है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। सेम साइड का मतलब है जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज दिखेगी, सेम साइड। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो मतलब दोनों ऑपोजिट साइड होंगे, मतलब अगर एक इरेक्ट दिख रहा है तो दूसरा इन्वर्टेड दिखेगा, ऑपोजिट साइड। तो ये साइन कन्वेंशन आप याद रख सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस में, तो यू कैन जस्ट रिमेंबर ऑल दिस स्टेप, और आपके मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स बहुत स्मूथली हो जाएंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स करके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इमेज की नेचर के, वो हमने ऑलरेडी एक टेबल में कन्वर्ट करके इसको याद रखते हैं। ये टेबल जितना अच्छे से आप याद रखोगे,
उतना बेटर होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके कर लो या लिख लेना इसको, बट ये टेबल याद होना चाहिए डायरेक्टली। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज बनेगी। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। अगर अभी तक याद नहीं किया है तो इसको डेफिनेटली याद करूँ। ये हो गया कॉनकेव मिरर के। तो कॉनकेव मिरर के लिए थोड़े ज्यादा पॉइंट्स है। कॉन्वेक्स में बहुत ईजी है, इट हैज ओनली 2 पॉइंट्स, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, और के अलावा कोई भी डिस्टेंस। इसमें सारी इमेज रियल, वर्चुअल और क्या बोलते हैं, सॉरी, वर्चुअल, इरेक्ट और क्या आती है, डिमिनिश्ड आती है, स्मॉलर आती है। तो कॉन्वेक्स मिरर का याद रखना बहुत इजी है। नॉट टू मेंशन जो भी आप यहाँ पे मेहनत करोगे टेबल याद करने पे, ये लेंस में भी काम आएगा आपको सिमिलर तरीके से। तो वर्थ इट है अगर हम लोग इस टेबल को अच्छे से याद रखें। कुछ माइंड मैप बना सकते हैं, थिंग्स टू रिमेंबर। तो ये टेबल से ओवरऑल नॉलेज ये निकल के आती है कि अगर आपके पास रियल ऑब्जेक्ट है तो फॉर रियल ऑब्जेक्ट अगर आपकी इमेज रियल आती है तो जो क्या बोलते हैं, मिरर सिर्फ कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स में रियल हो ही नहीं सकता। अगर आपकी इमेज वर्चुअल आती है तो ये कॉनकेव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। अगर वो लार्ज है तो वो पक्का कॉनकेव होगा, अगर स्मॉल है तो पक्का कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो वर्चुअल दोनों में बनती है, बट अगर वर्चुअल लार्ज बन रही है तो पक्का कॉनकेव है, वर्चुअल स्मॉल बन रही है तो पक्का कॉन्वेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपकी इमेज इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो वो पक्का कॉनकेव है, क्योंकि कॉन्वेक्स में रियल ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बन ही नहीं सकती। ठीक है, और ये इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज रियल होती है, ये भी आप याद रख सकते हो। और अगर आपकी इमेज इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है, तो इरेक्ट दोनों में बनती है। ठीक है, कॉनकेव में भी बनती है और कॉन्वेक्स में भी बनती है। तो अगर इरेक्ट इमेज बन रही है और वो लार्ज बन रही है तो पक्का कॉनकेव आंसर है, और अगर इरेक्ट इमेज है बट स्मॉल बन रही है तो पक्का क्या है, कॉन्वेक्स है। तो आप ये टेबल कह रहा हूं या माइंड मैप लिख कर याद रख सकते हो, इससे आपको मिरर्स आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प होगी। लास्ट जो टॉप पॉइंट जो हमें याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। तो इसके दो केसेस आते हैं। अगर मिरर मूव कर रहा है और मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दो केस आते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज की जो स्पीड है या वेलोसिटी है, इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इज इक्वल टू -m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, इसमें सारी चीजें प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में पुट करनी है, और m जो है वो उस मोमेंट का मैग्निफिकेशन है जिस मोमेंट पे आपको स्पीड निकालनी है। तो राइट नाउ अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ पर आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू पुट करनी है। बट अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है उस मोमेंट पर, पैरेलल नहीं, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू प्लस m वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना आएगा वेलोसिटी। तो दो केसेस आते हैं, आप ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना कि कौन से केस के लिए आप सॉल्व कर रहे हो। चलो कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, इसको इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, When an object is placed 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, तो देखोगे ये बताया नहीं इन्होंने कौन सा मिरर। ठीक है, क्योंकि ये आप चाहते हैं कि आप खुद फिगर आउट करो। मैग्निफिकेशन, इमेज मैग्निफिकेशन हाफ है एंड इज प्रोड्यूस टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ इमेज विद मैग्निफिकेशन 1/3, द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव। कितनी डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट मूव करना पड़ेगा। अब इसमें मैग्निफिकेशन वैसे साइन दे देता तो ज्यादा बेटर रहता। आई एम अज्यूमिंग कि ये दोनों मैग्निफिकेशन प्लस है, तो आप देखोगे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और लेस देन 1 है दोनों केस में। तो लेस देन 1 मतलब स्मॉलर इमेज, ठीक है, और पॉजिटिव मतलब सेम साइड मतलब इरेक्ट इमेज। तो ये दोनों कहाँ पॉसिबल हो सकते हैं, इससे आपको मिरर का आइडिया लग जाएगा। अगर आपको पता है कि आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल है, या हमें क्या पता चल चुका है कि इमेज जो है वो इरेक्ट इमेज है। ठीक है, इरेक्ट इमेज है प्लस साइन की वजह से, और साथ में स्मॉलर है, तो वो कौन सा मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर। इसका एग्जांपल लेट्स चेक करते हैं, सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे।
तो हमें पता है मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। देखो माइनस बी बाई यूज नहीं करेंगे, एफ अपॉन एफ माइनस यू यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट कितने दूर था? 40 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये रियल ऑब्जेक्ट है तो इसका साइन कन्वेंशन ऑलवेज नेगेटिव, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो मैग्निफिकेशन +2, फोकल लेंथ वी हैव नो आइडिया, यू की वैल्यू -40। जो चीज अननोन है उसका कभी साइन मत पुट करो, जैसे यहाँ फोकल लेंथ। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा फोकल लेंथ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो f + 40 इक्वल टू 2f, तो f की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो प्लस में आ रही है तो प्लस बता रहा है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अब आगे सॉल्व करते हैं, 1/3 के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए, तो फिर से यही फॉर्मूला एक बार और लगा देते हैं। तो ये 1/3 फोकल लेंथ +20, सब कुछ प्रॉपर साइन के साथ +20। बट जो अननोन है, जैसे इस केस में यू अननोन है, अननोन ऑलवेज विदाउट साइन, आपको अननोन का कोई साइन पुट नहीं करना है, बाकी सारी चीजें साइन के साथ पुट करनी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 20 माइनस यू इक्वल टू 60, तो यू की वैल्यू आ गया यू की वैल्यू यहाँ पर आ गया 20 माइनस 60, तो वापस से -40। तो कुछ गड़बड़ हो गया, वापस से सेम आंसर आ गया ये 20। फोकल लेंथ कितना आया था? सॉरी, फोकल लेंथ ही हमने गलत लिख दिया, फोकल लेंथ हमारा हो गया 40। ठीक है, तो फोकल लेंथ 40 होने की वजह से +40 अपॉन +40 माइनस यू इक्वल टू 120, तो यू की वैल्यू आ गया -80 सेंटीमीटर। तो पहले वो ऑब्जेक्ट जो था, माइनस साइन देखो बता रहा है रियल ऑब्जेक्ट अपने आप सब कुछ साइन के साथ आता है। तो पहले वो 40 पे था, अब कितने पे है? -80 पे है, तो कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अवे फ्रॉम द मिरर। चलो, a mirror is used to produce an image with a magnification of 1/4. If the distance between object and image is 40, ठीक है, देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, ठीक है। मोर एक्यूरेटली अगर प्लस लिख देता तो ज्यादा बेटर होता है, बट कुछ नहीं मेंशन है तो हम प्लस लेके चल रहे हैं। तो सोचते हैं ये कौन सा मिरर हो सकता है? प्लस साइन बता रहा है कि आपकी इमेज जो है वो इरेक्ट है, तो इमेज इरेक्ट है। ठीक है, ये पता चल रहा है। और इमेज स्मॉलर है, तो इससे फिर से पता चलता है कि ये जो है वो किसके लिए बोल रहा है? कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, क्योंकि ये जानना जरूरी है सॉल्व करने से पहले कि आपका मिरर कौन सा है, ताकि हम कुछ सिली मिस्टेक से बच पाए। तो ये तो पता चल गया कि इस मैग्निफिकेशन +4 सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में ही हो सकता है, क्योंकि इन कॉनकेव मिरर अगर कोई स्मॉलर बनता भी है इमेज तो वो इन्वर्टेड होता है, तो उसमें से -4 होता तब पॉसिबल था, बट +4 कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, जैसे ही पता चल गया, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है देखो। तो अब इसमें डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ये मान लो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग साइड हमेशा आउटवर्ड रखेंगे और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें हमें ये पता है कि अगर कोई रियल ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ए और बी फ्रंट में, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की सारी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। ये हमें कैसे पता है? वो टेबल हमने याद रखा हुआ है, इसलिए वी नो। क्योंकि अगर ये नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। वी हैव नो आइडिया कि कहाँ बनती है, बट बिहाइंड द मिरर बनती है। और आपको बोला है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है। हमें निकालना है क्या है? वो x मान लेते हैं, जो भी सॉल्व करना है उसको x मान लेते हैं। अच्छा, फोकल लेंथ सॉल्व करना है ना, तो चलो अभी के लिए हम फिर इसको x मान लेते हैं और इसका फोकल लेंथ। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये अपने आप कितना हो जाएगा? 40 - x। ठीक है, चलो अब ये फिगर आउट करते हैं कौन सा फॉर्मूला सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u था, है ना। अब -v/u यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें दोनों वैल्यूज पता है, v की भी और u की भी, तो वहां से सॉल्व करना इजी होगा। तो +1/4। अब देखो साइन की गलती, माइनस ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, वो ऑलरेडी बाहर है, वो साइन के साथ नहीं आया, साइन अब पुट करना है। माइनस v की वैल्यू क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है तो आएगा +40 - x। ठीक है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है तो बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव। ठीक है, v की वैल्यू पॉजिटिव होती है, आप ऐसे भी याद रखो। ठीक है,
जैसे बताया ना आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है अगर, तो ये याद रखो। तो अगर आपको दिख ही रहा है हम लोग बिहाइंड अगर बना है तो v की वैल्यू क्या लेना है, प्लस। ठीक है, बिहाइंड के लिए यहाँ पे ओके। तो यहाँ से अब सॉल्व करते हैं। और यू की वैल्यू कितना है, -x, क्योंकि u जो है वो फ्रंट में है। तो u जो है वो फ्रंट में है, तो और u की वैल्यू रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए ऑलवेज नेगेटिव आते हैं। तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा। जिससे हम अगला सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 160 माइनस 4x। तो ये आ गया x की वैल्यू 160 डिवाइडेड बाई 5, तो 315 एंड 2। ठीक है, तो अब x का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस आ गए। एक बार ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस आ गई तो अब हम इसी फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो अब मैं लिखूंगा मैग्निफिकेशन f अपॉन f माइनस यू। ठीक है, और एक काम करते हैं, मैं आपको दूसरा वाला भी यूज करके दिखा देता हूँ, f माइनस वी अपॉन f, ये भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें दोनों वैल्यू पता चल चुके हैं। मैग्निफिकेशन +4, फोकल लेंथ हमें सॉल्व करना है अननोन की वैल्यू, कोई साइन के साथ नहीं। v की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 32 है तो v की वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया ना। v की वैल्यू कितना हो गया, 8, और वो भी +8 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। तो यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं फोकल लेंथ के लिए। 4 f इक्वल टू 4f माइनस 32। तो f की वैल्यू 32 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमारे पास डेसिमल में ऑप्शन है, तो 10.7 आ जाएगा या 6 समथिंग आ जाएगा। तो हम ये लिख देते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डू ट्राई। अच्छे से कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में फिर से मेंशन कर दो। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है बस। Okay, a cylindrical rod of length 10 centimeter is placed horizontally on the principal axis of concave mirror. तो इस बार इन्होंने मिरर बता दिया है, focal length 20, and the rod is placed in such a way that midpoint of the rod is at 40 centimeter from the pole of the mirror. Okay, midpoint 40 पे दे रखा है, मतलब center of curvature पे। The length of the image formed by the mirror। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉनकेव मिरर दे दिया है, इस बार अच्छी बात है, हमें मिरर के लिए कुछ सोचना नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, बट ऑब्जेक्ट जो है वो अब ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे रखा हुआ है, लाइक दिस। ठीक है, और बोला क्या है कि इसकी जो डिस्टेंस है, मिड पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है। एंड क्योंकि इसका फोकल लेंथ 20 है, तो हमें पता है फोकल लेंथ कितना होता है, r/2 मिरर्स के लिए, r/2। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 40, और यही है इसका मतलब, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्योंकि r के बराबर है, r डिस्टेंस दूर है। ठीक है, हमें निकालना है कि a और b, इसके जो दो एंड्स है ना, उनकी इमेज कहाँ बनेगी। तो रॉड की खुद की लेंथ कितनी है वो भी देख लेते हैं। रॉड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर रॉड की खुद की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इट विल इंडिकेट कि b की जो डिस्टेंस है वो 40 माइनस 5 हो गया, तो मतलब 35, और a की जो डिस्टेंस है वो 40 प्लस 5 हो गया, मतलब 45। ठीक है, अब दोनों की इमेज निकाली जा सकती है, हमें दोनों की डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले हम लोग a के लिए सॉल्व करते हैं, फॉर a। तो हम मिरर फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि हमें लोकेशन चाहिए। ठीक है, फोकल लेंथ गिवन है, तो 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू -45 इक्वल टू, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ के लिए -20 साइन कन्वेंशन। तो यहां से आपको a की इमेज आ जाएगी, 1/v इक्वल टू 1/45 माइनस 1/20, 5 कॉमन निकाल के 9 माइनस 4, a की वैल्यू तो 5 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 5, 9 माइनस 4, तो ये 36 आ गया। तो a की इमेज जो है वो 36 पे होगी। ऐसे हम b की इमेज निकाल लेते हैं, तो फॉर b 1/v प्लस माइनस उसका साइन 35, साइन 35 नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन, इक्वल टू फोकल लेंथ, अगेन कॉनकेव मिरर है तो b की जो डिस्टेंस आ गई 1/35 -20,
सॉल्व कर लिया इसको 1/7 माइनस 1/4, तो बी का आंसर आ जाएगा 5 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाएगा 28। ये हमारे पास कोई फिक्स इंटीजर नहीं आएगा तो इसी में रखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में पूछा है, फाइनल क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछा है, किधर गया, लेंथ ऑफ द इमेज। तो ऐसे इमेजिन करूं, ये रहा मिरर। अब इमेज की लोकेशन अगर हम मार्क करें तो हमारा ए जो है बना है वो यहाँ कहीं पे है, ठीक है। तो एक इमेज यहाँ कहीं बन रही है, वो कितनी दूर है, कितनी दूर है 36, और बी कितनी दूर है 5 इंटू 28 टाइम्स 3। तो एक इमेज यहाँ बन रही है जो कि 36 सेंटीमीटर दूर है, बी की इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है। तो ये कितना है 5 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3, और हमें लेंथ ऑफ इमेज निकालना है, तो यही तो हुआ इमेज ना, ए और बी। तो लेंथ ऑफ इमेज कितना हो 5 इंटू 28/3 माइनस 36। यहाँ से सॉल्व कर लो, विल गेट योर आंसर फॉर द लेंथ। इस तरह के लेंथ के कैलकुलेशन को हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, अगर आपने इसका रेशियो लिया इमेज और ऑब्जेक्ट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। An object is placed beyond the center of curvature. Okay, let's draw the diagram together. Given concave mirror, ठीक है, तो concave mirror बना लेते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पोल से जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस आर होती है, जिसको हम 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ भी लिख सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है इससे बियॉन्ड रखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज d1, ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है d2 है, और आपको पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो कैलकुलेट करते हैं इस चीज को। तो ऑब्जेक्ट पहले बियॉन्ड वहां रख लेते हैं, बियॉन्ड सी, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d1 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस d1 दे रखा है, तो हमें अपने टेबल से पता है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, c और f के बीच में बनती है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि इमेज जो है वो एक तो इन्वर्टेड होगी, c और f के बीच में होगा, और ये गिवन है कि इसकी डिस्टेंस कितना है d2 है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है d2। चलो अब यहाँ से कैलकुलेट करना है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप चाहो तो फोकल लेंथ के थ्रू भी कर सकते हो, बट हम सीधा r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये डिस्टेंस r होती है। तो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो स्टार्ट करते हैं, तो 1/v कितना आएगा, तो v की लोकेशन आप देखोगे इमेज की लोकेशन, आपको बस यही ध्यान रखना है इसमें सिली मिस्टेक कि हाँ सारी डिस्टेंस पोल से देखी जाती है ना, मिरर फॉर्मूले में u v और f ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, और ये डिस्टेंस देखोगे आपको कितना आएगा r माइनस d2, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसी सेम तरीके से देखोगे तो कितना आएगा r प्लस d1। ये बस आपको ध्यान रखना है कि d1 d2 डायरेक्ट पुट नहीं करना है। तो यहाँ पर v की वैल्यू आएगी माइनस r माइनस d2, माइनस साइन कन्वेंशन की वजह से क्योंकि ये इन फ्रंट में, प्लस u की वैल्यू भी माइनस r प्लस d1, माइनस साइन अगेन कन्वेंशन की वजह से, इक्वल टू 1/f। अब क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, फोकल लेंथ को भी हम सीधा r की कैलकुलेशन में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो हम क्या लिख देंगे इसको माइनस r/2, ठीक है, माइनस r/2। अब माइनस साइन तीनों के टर्म में है तो माइनस साइन को हटा देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो r प्लस d1 प्लस r माइनस d2 अपॉन r माइनस d2 टाइम्स r प्लस d1 इक्वल टू यहाँ से 2/r, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा r इंटू 2r प्लस d1 माइनस d2, और इस साइड क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, इसको आपस में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, r स्क्वायर प्लस r d1 माइनस r d2 माइनस d1 इंटू d2, इस तरह से आ गया। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं दोनों साइड, तो 2r स्क्वायर प्लस r d1 माइनस r d2 इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स r d1 माइनस 2 टाइम्स r d2 माइनस 2 टाइम्स d1 एंड d2। एक काम करते हैं, d1 एंड d2 को इधर पॉजिटिव कर देते हैं, आपको ये दिख रहा होगा ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो d1 एंड d2 की वाली टर्म इस साइड ले आते हैं, बाकी सारी टर्म उस साइड ले जाते हैं, तो आपको इस साइड बचेगा 2d1 d2
उस साइड बचेगा आर डी वन और प्लस नहीं माइनस आर डी टू, ये बच जाएगा है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो एक बच जाएगा, ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव टर्म डी टू वाला बच जाएगा। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, 2 टाइम्स डी वन डी टू अपॉन डी वन माइनस डी टू। इसी तरह से आप रेस्ट ऑफ द पीवाईक्यू भी ट्राई कीजिए स्फेरिकल मिरर के ऊपर। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। इसके आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में आप सब लोग सेंड करना। ये 2 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन और ट्राई करो। चलो ऐसे ही मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस वीडियो।